Chapter 3, Atoms and Molecules. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of a matter was considered long back in India, around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Karnak, postulated that if we go on dividing matters, means padarth, okay, in Gujarati we say it as a padarth, okay, if we are continuously dividing matter, we shall get smaller and smaller particle, okay. If we are dividing a particular matter, then what will happen, it get divided into smaller and smaller particle. अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी थिंग्स या पार्टिकल या कोई भी मैटर्स को हमने लिया और उसे हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एट पर्टिकुलर टाइम इट गेट कन्वर्टेड टू अ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल. सबसे कम पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, छोटे से छोटा पार्टिकल में. अल्टीमेटली अ टाइम विल बी कम व्हेन वी shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. ओके, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट वो पार्टिकल जो है अब वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा नहीं, वो फिर से डिवाइड होगा नहीं. ओके, फर्दर ऑन इट विल नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट. ओके, स्मॉलर पार्ट में वो आगे डिवाइड हो पाएगा नहीं. ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टेकिंग वन मैटर, हमने क्या लिया, एक मैटर लिया, वी आर डिवाइडिंग दैट मैटर, हमने क्या किया, उस मैटर को हमने डिवाइड किया. फर्दर ऑन उसके जो पार्ट्स थे, मीन्स के जो मैटर जो था उसको हमने डिवाइड किया, उसके डिवाइडेड पार्ट को हमने फिर से उसको डिवाइड किया. ओके, डिवाइडेड क्या हो गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पार्टिकल स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल बन जाएंगे, उससे कम वो पार्टिकल बन सकेंगे नहीं. ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज अ परमाणु, कि उसे कह दिया परमाणु, कि स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो सबसे कम पार्टिकल जो होगा उसे कहते हैं परमाणु. अनदर इंडियन फिलोसोफर पकुधा कट्यारमा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in the combined form which give us various form of matter. ओके, उसने क्या पोस्टुलेट किया, दैट दिस पार्टिकल, ओके, ये जो पार्टिकल जो है वो क्या कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं नेचर में. नेचर में किसके, तो के कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं. ओके, कभी भी ये पार्टिकल अकेले होते नहीं है, बट इट गेट कंबाइंड विथ each other or another to form a molecule. क्या, तो के मैटर बनाने के लिए वो क्या करेंगे, तो कि कोई भी पार्टिकल अकेले होंगे नहीं. Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Euclides suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further. Okay, वही statement दिया, क्या, that particle at one stage it will not be divided into smaller part, cannot be divided into smaller part. एक टाइम ऐसा आ जाएगा मैटर का, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो क्या, फर्दर ऑन इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. ओके, आगे वो डिवाइड हो पाएंगे नहीं. डेमोक्रिटस कॉल दिस इंडिविजिबल पार्टिकल एटम. उसने क्या कह दिया, इस पार्टिकल को एटम्स कह दिया, मीनिंग इंडिविजिबल, कि जो क्या डिवाइड हो पाएंगे नहीं, जिसे कहते हैं एटम. ओके, वी से इट एज अ एटम इन इंग्लिश, एंड इन गुजराती इट इज सेड एज अ परमाणु. ओके, आगे जो हमने वर्ड हमने सुना वो गुजराती वर्ड था परमाणु. All this was based on a philosophical consideration and not much experimental work to validate. These ideas could be done till the 18th century. कब तक ये चला, तो कि 18th century तक चला, valid रहा. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compound.
ओके, क्या हुआ तो क्या फर्दर ऑन आगे हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस जो था वो हमें पता चल गया। ओके, एट द एंड ऑफ 18th century, scientists has discovered that difference between elements and compound. Okay, what is the difference between elements and compound? एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में जो भी डिफरेंस है वो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट कर दिया, and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happen when they combine. Okay, or further on they get interested to know that how elements are combined with another elements or another atom and why it is combining. Okay, उसको इसमें इंटरेस्ट जगा, ये जो साइंटिस्ट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंटोनी एन Lavoisier laid the foundation of a chemical science by establishing two important law of chemical combination. Okay, क्या तो के दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। Laws of a chemical combination. The following two laws of a chemical combination were established after much experimentation by the Lavoisier and Joseph L. Proust. Okay, ये दो जो है वो लॉ उसने क्या किया तो के एस्टैब्लिश किए, कौन से तो के उसके बारे में अब बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला जो है क्या है तो के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है, मास जो है वो neither be created nor can be destroyed in a chemical reaction during the chemical reaction। जब chemical reaction हो रही है ओके, तब जो भी रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास और क्या प्रोडक्ट में होगा, जितना भी प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में हमारे पार्टिकल है 2 और प्रोडक्ट में हमारे कितने पार्टिकल आए, 3 आए। ओके, देन व्हाट विल बी दैट यहाँ पे जो रिएक्टेंट के दोनों को मिला के जितना मास होगा उतना ही तीनों का प्रोडक्ट का एडिशन होगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट रिएक्टेंट में जितना और मास होगा, टोटल मास रिएक्टेंट के बाजू जितना होगा उतना ही टोटल मास कहाँ पे होगा तो के प्रोडक्ट के बाजू। तो प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा, ये वही कह रहे हैं। ओके, दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसे हम कह सकते हैं कि मास जो है वो क्या क्रिएट भी नहीं होता या डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, बट इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो मास विल बी इक्वल, कांस्टेंट होगा, मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, second law is law of constant proportion. Lavoisier along with other scientists noticed that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective or where the compound came from or who prepared it. ओके, इसने क्या, ये साइंटिस्ट ने किया तो के उसने फाइंड आउट किया दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ओके, एक 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो कंबाइन है, कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन है। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट H2O, हम बात करते हैं H2O, ओके, विच वी से इट एज अ वाटर। तो H2O के अंदर कितने एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं तो के 2 है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। Okay, and such compound had the same element in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. Okay, तो उसमें हमने देखा कि कंपाउंड के अंदर क्या तो कि 2 एलिमेंट प्रेजेंट थे, 2 एटम प्रेजेंट थे। ओके, जिसका क्या है तो कि दोनों का प्रोपोर्शन क्या है, डिफरेंट है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ओके, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर the ratio of the mass of a hydrogen to the mass of a oxygen is always 1:8. ओके, तो यहाँ पे हमने कहा कि कंपाउंड जो है, फॉर एग्जांपल वाटर कंपाउंड लिया
तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो दोनों का क्या होगा, तो क्या मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 है, हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास 8 है। क्या है ये जो है वो हमें याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास 8 है। तो mass of a hydrogen to a mass of a oxygen will be 1:8. Okay, 1 jam 8. Whatever the source of water. Thus, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. Okay, अगर हम क्या कर रहे हैं तो क्या हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कितना है, तो क्या 9 ग्राम जितना, ये कितना है तो क्या 9 ग्राम जितना। तो 9 ग्राम वाटर के अंदर 1 ग्राम क्या होगा, तो क्या हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम, ओके 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ वी आर हैविंग 9 ग्राम ऑफ वाटर, in that 9 gram of water there will be present of 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen. सिमिलरली इन एमोनिया, ओके अब एमोनिया की बारी, एमोनिया का फॉर्मूला है NH3। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास 14 है और हाइड्रोजन का क्या है, तो क्या 1 है, पर यहाँ पे हमें पता है NH3, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, इसलिए 14:3 by mass, whatever the method or source from which it is obtained. ओके, किसी भी सोर्स या किसी से ऑप्टेन करो, इतना ही हमें क्या मिलेगा, तो क्या मास मिलेगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बात करें। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी क्या, और फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर, कितना ग्राम ऑफ वाटर लिया, तो क्या 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप सोच रहे होंगे वाटर जो है 9 ग्राम के ग्राम, इसलिए अगर हम वाटर को सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं तो 9 ग्राम ले सकते हैं, बराबर। नाउ इफ़ वी आर टेकिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो अगर हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसके अंदर कितना 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। क्यों, क्योंकि उसका वाटर का प्रोपोर्शन क्या है, तो क्या 1:8 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है, कितना, तो क्या 1:8 जितना। तो अगर हमारे पास टोटल 9 ग्राम ऑफ वाटर होगा तो 1 ग्राम ऑफ क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन होगा उसके अंदर और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन जो है वो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शन जो होगा वो क्या होगा, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, उसमें कुछ चेंज होगा नहीं। इसी तरह अगर हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर होता, कितना होता, तो क्या 18 ग्राम ऑफ वाटर होता, तो हमारे पास कितना होता, ओके 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता, क्योंकि 1:8 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा सभी में। इसी तरह एमोनिया में भी क्या होगा, तो कि 14:3 के रेशियो में होगा। दिस लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, ये जो अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन जो है दोनों का क्या है, तो कि कांस्टेंट रहेगा। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 रहेगा। ओके, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहेगा, कितना, तो क्या 1:8। इसी तरह सभी कंपाउंड के अंदर क्या होगा, तो क्या एलिमेंट या एटम्स का प्रोपोर्शन जो है वो कांस्टेंट होगा। ओके, इन एवरी कंपाउंड देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, क्या होगा, प्रोपोर्शन विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी एटम। दिस लॉ was stated by the process in a chemical substance the element are always present in defined proportion by mass। ओके, तो यही बात की क्या, तो क्या इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनेड प्रोपोर्शन। एलिमेंट जो होंगे वो क्या डिफाइनेड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे बाय मास। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ।
दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, तो कि इस जो है अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देने का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. नाउ व्हाट विल हैपन, ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन proved the basic theory about the nature of matter. क्या जॉन डाल्टन ने क्या बेसिक थियरी जो था किसका, तो कि नेचर ऑफ मैटर का, उसके बारे में उसने किया. डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ अ मैटर विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसॉफी. उसने क्या किया, तो कि आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी को उसने पिक्ड अप किया और उसके बेस उसने ये किया. अभी तक तो ये क्या है, तो क्या फिलोसॉफी थी. ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक. ओके, और नाम भी क्या लिया, तो कि एटम ही ले लिया जो क्या ग्रीक ने दिया हुआ था. एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम. एटम जो है क्या है, तो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तो क्या एटम है. हिज थियरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उसका थियरी किसके बेस था, तो कि केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस था. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion. ओके, तो उसकी डाल्टन की थियरी जो थी उसने क्या प्रोवाइड किया, तो क्या एक्सप्लेनेशन दिया किसका, तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन. दोनों को क्या, दोनों का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, a compound or a mixture is composed of small particle. उसने क्या किया, तो कि कोई भी मैटर हो, ओके, ऑल द मैटर यानी सभी मैटर, ओके, भले ही वो एलिमेंट हो, भले ही वो कंपाउंड हो और भले ही वो मिक्सचर हो, ओके, तो उसके अंदर क्या किससे वो कंपोज हुए, तो कि स्मॉल पार्टिकल से ही बने हुए हैं. किससे बने हुए हैं, तो कि स्मॉल पार्टिकल से ही बने हुए हैं. एलिमेंट्स भी स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, कंपाउंड्स भी और मिक्सचर भी. ओके, वेदर इट इज़ एलिमेंट, वेदर इट इज़ कंपाउंड एंड वेदर इट इज़ मिक्सचर, ओके, ऑल ऑफ देम आर composed by a small particle and is created by a small particles called atom. ओके, जिससे हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम. ओके, तो सभी जो है वो किससे बने हुए हैं, तो कि एटम से बने हुए हैं. The postulate of this theory may be state as follow. ओके, उसकी स्टेट क्या हो गए, तो क्या नीचे तरह है. All matter is made of very tiny particle called atom. सभी मैटर जो है वो किससे, तो कि टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स. एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन. जहाँ एटम जो है क्या है, तो कि इनडिविजिबल पार्टिकल है जो क्या क्रिएट भी नहीं होंगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं होंगे. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन. ओके, एटम जो है, ओके, एलिमेंट्स के वो क्या है, तो कि सभी का मास जो होगा वो आइडेंटिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी होगी. एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मासेस. क्या होगा, तो कि एटम्स जो होंगे किसके, तो कि डिफरेंट एलिमेंट के, तो सभी के क्या होगा, तो कि डिफरेंट मास होगा एंड केमिकल प्रोपोर्शन वो भी डिफरेंट होगा. डिफरेंट मासेस होगा और केमिकल प्रोपोर्शन भी डिफरेंट होगा अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. तो सभी एटम्स हैं उसके बारे में. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. कंपाउंड बनाने के लिए क्या, तो कि स्मॉल होल नंबर से वो बने हुए होते हैं रेशियो से. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. क्या है, तो कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. कंपाउंड के अंदर ये जो है वो क्या होगा, तो क्या रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट. वो क्या होंगे, तो क्या कांस्टेंट होंगे कोई भी कंपाउंड के अंदर. नाउ व्हाट इज एन एटम.
Have you ever observed a mason building one? From this wall, a room and then a collection of a room to form a building. What is the building block of a huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building block of all matter are atom. कि तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है ओके सभी क्या है मेटल के तो क्या वो एटम्स है. तो ऑब्वियस है एटम जो है क्या है तो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा हिस्सा मीन्स के कम से कम छोटा हिस्सा उसे हम कहते हैं एटम. ओके कम से कम जो छोटा होगा उसे कहेंगे एटम और उससे क्या होगा पूरा सब्सटेंस क्रिएट होगा या कंपाउंड बनेगा. हाउ बिग आर एटम? एटम्स आर वेरी स्मॉल. एटम जो है क्या है तो क्या वेरी स्मॉल है. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ. ओके दैट इज सो मच माइन्यूट दैट कैन नॉट बी इमेजिन. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स when stacked will make a layer barely as thick as this sheet of paper. कितना तो के शीट ऑफ पेपर बनेगा उतना अगर वो मिलियंस ऑफ एटम एक साथ कंबाइन होंगे तब जाके क्या तो के थिक एज अ शीट ऑफ पेपर. शीट ऑफ पेपर जितना थिक बनेगा स्ट्रक्चर. नाउ एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन अ नैनोमीटर. एटॉमिक रेडियस जो है वो किससे तो क्या नैनोमीटर से की जाती है. 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. तो अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होगा. कितना होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. तो इससे हम कह सकते हैं दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. क्या होगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर कहेंगे और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर होगा. सो रिलेटिव साइज के बारे में बात करेंगे. एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसका रेडियस कितना है तो कि 10⁻⁻10 मीटर जितना. उसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है तो कि 10⁻⁹ मीटर जितना. मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इट विल बी 10⁻⁸. एंड सेम वे ग्रेन ऑफ सैंड इट विल बी 10⁻⁴. एंड एंड जो है उसका 10⁻�2 और वाटर मेलन 10⁻⁻1 होगा. We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atom. हमारा पूरा वर्ल्ड जो है किससे बना हुआ तो कि एटम से कोई भी पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ होता है विच वी से इट इज एटम. वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम बट दे आर देयर. ओके जिसे हम नेक्ट ऐसे देख सकेंगे नहीं विच कैन नॉट बी एबल टू सी with our naked eyes but it is exist and constantly affected whatever we do and it is constantly affecting to us. Okay whatever we are doing anytime. Through modern technique we can now produce magnified image of surface of element showing atom. क्या magnified image से हम क्या surface of element को हम देख सकते हैं. ओके और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है तो कि surface of silicon है. इमेज ऑफ अ सरफेस ऑफ सिलिकॉन का इमेज दिया है. व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एन एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट? डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस. व्हेन ही यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट सभी एलिमेंट का क्या पर्टिकुलर सिंबल दे दिया है. ही ऑल्सो मीन अ डिफाइनेट क्वांटिटी ऑफ अ एलिमेंट. That is one atom of a element का atom. Berzelius suggested that the symbol of the element be made from the one or two letter of a name of a element.
ओके, एलिमेंट क्या, एक या दो नाम से क्या, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन का इस सिंबल दे दिया, कार्बन का दिया है, ऑक्सीजन का दिए, फॉस्फोरस का दिए, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दे दिए विच कैन बी डिफ्रेंशिएट अ एलिमेंट। आयरन का दिए कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना एंड मर्क्यूरी। Now we will see one video. Everything that we see and feel around us is usually termed as matter. By now, we even know that matter is classified into three major states. And what are these three states of matter? That's right, they are solid, liquid, and gas. But have you ever thought about what the matter around us could be made up of? Well, this question is not new and has been addressed a long time ago. And many people have made an attempt to answer it. Let us have a look at a few of these philosophies and theories. Recorded evidences suggest that around 500 BC, an Indian philosopher named Maharishi Kanad hypothesized a concept. His curiosity about components of matter made him put forth an idea. He suggested that when we divide matter into tinier particles, ultimately we reach a stage when the matter cannot be divided further. These particles which cannot be divided further make up the matter. The matter was called Padarth in the Indian language, and he named the particles as Parmanu. On similar lines, another Indian philosopher named Pakhuda Katyayama made slight modification in Maharishi Kanad's work and elaborated, saying that such indivisible particles come in different combinations to make up different kinds of matter. Around the same era, two Greek philosophers also suggested the same concept. The two personalities were Democritus and Leucippus. They also postulated that if we divide matter continuously, then we reach a stage where it cannot be divided further. These indivisible particles does make up the complete matter. Democritus named these particles as atomus, meaning indivisible. Now you may say that this concept is known to us. Yes, I agree, but we are familiar with this concept now. In the era when people were not really aware of anything in science, such concepts proved useful in laying the foundations for modern inventions. Around the end of the 18th century, a few scientists could prove these suggestions correct. They not only discovered, researched about atoms, but also threw light on the basic difference between elements and compounds. Yes, studying this difference paved the way for many scientists to understand how several combinations can lead to the formation of different substances. But now when I say combinations, it means we will have chemical reactions, right? That's correct. And chemical reactions are governed by a few important laws. This fact was understood and accepted widely when foundations of chemical sciences were laid by the French nobleman and chemist Antoine Lavoisier.